हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन आवर यूट्यूब चैनल। तो यहाँ पे आज हम लेके आए हैं माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर, जहाँ पे हम माइकोप्लाज्मा, प्रियॉन और वायराइड के बारे में बात करेंगे। यूँ कहें तो ये लेक्चर हमारे पेड कोर्स का है, जो हमारा कोर्स चलता है एमएससी बॉटनी एंट्रेंस और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। तो आप इसे एज ए डेमो लेक्चर कंसीडर कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हम कैसे पढ़ाते हैं। ये जो पीपीटी है, जिस भी चैप्टर का हम पूरा पढ़ाते हैं, तो हम पूरा पीपीटी दे देते हैं, है रिटेन नोट्स, ऑडियो नोट, मॉक टेस्ट, ठीक है, डेली क्विज, डेली डीपीपी। तो आप हमारे कोर्स में भी आ सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे हम सब कुछ पढ़ाते हैं। ओके, तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। हम यहाँ पे माइक्रोबायोलॉजी पढ़ रहे हैं और माइक्रोबायोलॉजी में लेक्चर नंबर 1 में हमने ऑल अबाउट द बैक्टीरिया के बारे में देखा था। लेक्चर 2 में हमने ऑल अबाउट वायरसेस के बारे में देखा था। हमने देखा था वायरस का स्ट्रक्चर क्या होता है, केमिकल नेचर क्या होता है, अलग अलग टाइप के वायरसेस क्या होते हैं, बैक्टीरियोफेज के बारे में देखा था, लैटिक और लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में देखा था। आपको कुछ क्वेश्चन मैं पूछता हूँ लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले। ये बताइए कि ऐसा कौन सा वायरस है जिसके पास डीएनए आरएनए दोनों होता है। ठीक है, सबसे लार्जेस्ट जीनोम किस वायरस के पास होता है। प्लांट में सबसे लार्जेस्ट वायरस कौन सा होता है। तो ये सारा बता देंगे। मैं अपने आप को स्क्रीन पर से छोटा कर लेता हूँ। फिर आज हम पढ़ेंगे कुछ, लास्ट लेक्चर होगा ये माइक्रोबायोलॉजी का। आज हम कवर करेंगे माइकोप्लाज्मा के बारे में, वायराइड के बारे में और प्रियॉन के बारे में। और इस तरीके से ये लेक्चर माइक्रोबायोलॉजी का खत्म होगा, फिर अगले चैप्टर पे हम चलेंगे। चलें, आप सब रेडी हैं? आ जाइए आप सब स्लाइड पे एकदम। स्लाइड पे आप देख रहे होंगे माइकोप्लाज्मा, प्रियॉन एंड वायराइड। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला हमारा है टॉपिक माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा देखो प्रोकैरियोटिक होते हैं, मोनेरा से बिलोंग करते हैं, ये सब आपको पता ही है। ओके, तो ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेलुलर विदाउट फ्लैजेला होते हैं। और इनके पास क्या होता है, याद रख लेना, सेल वॉल जो होता है अब्सेंट होता है। ओके, माइकोप्लाज्मा जो है ग्रीक वर्ड से डिराइव है। माइकेस मतलब फंगस, प्लाज्मा मतलब प्लांट, मतलब फंगस जैसे वो आपने सुना होगा ना, स्यूडोमाइसीलियम टाइप का, या फेजरम वेजरम जो होता है ना, वैसा टाइप का माइकोप्लाज्मा होता है। प्लियोमार्फिक होता है। प्लियोमार्फिक का समझ रहे हो मतलब क्या होता है? ये अपना शेप लगातार चेंज करते रहता है। देखो दो चीज होता है, कभी कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ नीचे। एक देखो क्या होता है, प्लियोमार्फिक टर्म होता है। क्या होता है? प्लियोमार्फिक टर्म होता है। दूसरा टर्म होता है पॉलीमार्फिक। ठीक है, तो प्लियोमार्फिक का मतलब समझ लेना, ये गोला था तो यही गोला, इससे दूसरा गोला नहीं बन रहा, यही गोला कभी ऐसे बन जा रहा है, यही गोला कभी ऐसे बन जा रहा था, इसी में पहले बार ऐसा था, दूसरे बार में ऐसा दिखने लगा, तीसरे बार में ऐसा दिखने लगा, दैट इज द प्लियोमार्फिक। गोल्जी बॉडी को भी हम प्लियोमार्फिक सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। लेकिन पॉलीमार्फिक क्या होता है, लाइसोसोम में देखा जाता है, पहले ये गोला सा ऐसे रहता है, फिर ये किससे होता है, ये ऐसे के ऐसे रह जाता है, फिर दूसरा क्या बनता है, ये ऐसे बन जाता है, तीसरा क्या होता है, मतलब अलग अलग सब शेप एक साथ दिखे। लेकिन यहाँ पे एक सिक्वेंशियल प्लियोमार्फिक में क्या होता है, वही चेंज होता है, मतलब पुराना वाला हट जाएगा, गोला नहीं दिखेगा, फिर ऐसा बन जाएगा, वो चीज है, तो प्लियोमार्फिक होता है। तो सबसे पहले माइकोप्लाज्मा को किसने डिस्कवर किया था? लुईस पाश्चर ने डिस्कवर किया था 1883 में। क्या होता था? पशुओं में, गाय में क्या होता था, बोवाइन डिजीज हो जाता है, जैसे मुंह पक गया, खुर उनका पक जाता था, मुंह पका या खुर पका डिजीज बोलते थे। तो लेकिन उन्होंने काजल ऑर्गेनिज्म के बारे में नहीं बता पाए। उन्होंने इसको जो डिस्कवर किया था, जिसकी वजह से यह डिजीज होता था, उसे उन्होंने बोला प्यूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, पीपी येलो बोला। लेकिन उन्होंने उसको आइसोलेट करने में प्योर कल्चर के फॉर्म में सफल नहीं हो पाए। लेकिन इसको सबसे पहले माइकोप्लाज्मा को आइसोलेट किया गया नोकार्ड एंड रास्क के द्वारा 1898 में। ठीक है, तो जो कि ये प्लूरोनिमोनिया लाइक डिजीज कराता था। लेकिन माइकोप्लाज्मा टर्म किसने दिया? तो माइकोप्लाज्मा टर्म दिया गया था आपका नोएक के द्वारा 1959 में। देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद करके रखना। अब जैसे आपसे पूछे माइकोप्लाज्मा किसने डिस्कवर किया है, अगर वहां पे लुईस पाश्चर है तो वो मार देना, लेकिन लुईस पाश्चर बहुत जगह अब्सेंट होता है, वहां पे नोकार्ड एंड रास्क होता है, तो नोकार्ड एंड रास्क ही मारना। ठीक है। नो द फाइटोलॉजिकल माइकोप्लाज्मा वाज चेंज टू, मतलब अभी क्या हुआ है कि माइकोप्लाज्मा का नाम चेंज करके फाइटोप्लाज्मा कर दिया गया है। लेकिन आप याद रखना, माइकोप्लाज्मा एनिमल में डिजीज कराएगा, तो फाइटोप्लाज्मा कहाँ पे डिजीज कराएगा? प्लांट में कराएगा। और माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा में मेन डिफरेंस ये है कि माइकोप्लाज्मा को आप मीडियम में कल्चर करवा सकते हो, ग्रो करवा सकते हो, बट फाइटोप्लाज्मा का कल्चर कराना बहुत मुश्किल है। तो फाइटोप्लाज्मा बेसिकली सर्वाइव करता है फ्लोएम टिश्यू में और प्रोड्यूस करता है सिम्टम लाइक येलोइंग, फाइलॉइडी। फाइलॉइडी का मतलब होता है लीफ का बढ़ जाना,
स्टेम का बढ़ जाना, आउट ग्रोथ हो जाना, और विच ब्रूम डिजीज बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ब्रूम या फाइलॉइडी, ये सब माइकोप्लाज्मा की वजह से होता है, या यू कहूं तो फाइटोप्लाज्मा की वजह से होता है, मीनिंग सही कर लेना। विद द डिस्कवरी ऑफ सेवरल ग्रुप ऑफ माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म, इसको कैटेगराइज कर दिया गया। माइकोप्लाज्मा बोला गया कुछ को जो कि एनिमल को इन्फेक्ट करते थे, कुछ को फाइटोप्लाज्मा बोल दिया गया जो कि प्लांट को इन्फेक्ट करते थे, कुछ को स्पायरोप्लाज्मा बोल दिया गया जो कि इन्फेक्ट करते थे इंसेक्ट को, प्लांट के साथ साथ इंसेक्ट को इन्फेक्ट करते थे, कुछ को आर्कियोप्लाज्मा बोला गया जो कि सारे लोगों को इन्फेक्ट करते थे, और कुछ होते थे इंटेमोप्लाज्मा जो कि इंसेक्ट, सबसे ज्यादा इंसेक्ट में इन्फेक्शन करते थे, फिर कुछ प्लांट में भी करते थे। ओके, चलो आगे चलते हैं। अब देखो माइकोप्लाज्मा के बारे में कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। क्या याद रखना है? कि ये स्मॉलेस्ट फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये विदाउट सेल वॉल होते हैं। कैसे होते हैं? विदाउट सेल वॉल होते हैं। आपसे पूछे स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विथ सेल वॉल, क्या पूछे? स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म विथ सेल वॉल, तो ऑर्गेनिज्म विथ सेल वॉल, तो आप क्या बताओगे पता है? आप बता देना बैक्टीरिया, जो कि होता है डायलिस्टर न्यूमोसाइंटिस। ठीक है, देखो लार्जेस्ट सेल होता है ऑस्ट्रिच का एक, अगर इंसान के बॉडी में पूछे लॉन्गेस्ट सेल पूछे तो नर्व सेल होता है, लार्जेस्ट सेल इंसान के बॉडी में पूछे तो ओवम होता है, स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी पूछे तो क्या होता है? स्पर्म होता है, लार्जेस्ट जीन होता है डिस्ट्रोफिन। ये सब याद करना। डिस्कवर्ड किया गया था, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है लुइस पास्चर भी होता है, लेकिन लुइस पास्चर ना दिया रहे तो आप कहना नोकार्ड एंड रॉस्क ने डिस्कवर्ड किया था, यानी कि आइसोलेट किया था कल्चर फॉर्म में सबसे पहले। ये प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, और यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट होता है, तो यहाँ पे ट्रिपल लेयर्ड सेल मेम्ब्रेन देखा जाता है। ओके, गॉट इट। और ये थिनेस्ट नोन सेल है माइकोप्लाज्मा। देखो अगर आपका राइबोसोम रहेगा, ठीक है, राइबोसोम अगर 5 माइक्रोप्लाज्मा एक के ऊपर एक अरेंज हो गए तब जाके राइबोसोम लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा आपको। ये 0.1 mm से लेके 0.3 से या एक mm तक हो सकते हैं, इतना समझो। और इसके पास स्मॉलेस्ट जीनोम होता है, सबसे लगभग छोटा बहुत। तो माइक्रोप्लाज्मा जेनेटेलियम में होता है 517 जीन होती है। फैकल्टेटिव एनारोबिक होते हैं, याद रखना। फैकल्टेटिव का मतलब क्या होता है? कि नॉर्मली एरोबिक होते हैं लेकिन ऑक्सीजन नहीं मिलता तो कुछ समय के लिए एनारोबिक बन जाते हैं। मोस्टली ग्रो करते हैं स्टेरॉल मीडियम पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो माइकोप्लाज्मा के ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? कोलेस्ट्रॉल जरूरी है, ये एमसीक्यू बनता है। कैन बी ऑब्जर्व, कैन बी ऑब्जर्व बाय द लो लाइट माइक्रोस्कोप, जब इसका आप कल्चर कराते हो तो इसको लो लाइट माइक्रोस्कोप से देख सकते हो, और देखने पे कैसा दिखता है? फ्राइड एक लाइक अपीयरेंस दिखता है। इसको हम जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जोकर ऑफ द प्लांट किंगडम। सेल वॉल एब्सेंट होता है, देखो वैनकोमाइसिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, माइकोप्लाज्मा के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं दिखाएगा क्योंकि सेल वॉल ही एब्सेंट होता है, तो सेल वॉल नहीं है तो इनका कोई काम नहीं होता। लेकिन ऑस्मोटिक शॉक जो रहता है इसको इनहिबिट कर सकता है। टेट्रासाइक्लिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन को इनहिबिट करके माइकोप्लाज्मा को मार सकता है। ठीक है, ये देखो क्या कराते हैं, याद रखने वाला, लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल माइकोप्लाज्मा कराते हैं, लेकिन लिटिल लीफ ऑफ पपाया वायरस कराता है। विच ब्रूम डिजीज ऑफ लेग्यूम हो गया, डॉर्फ डिजीज ऑफ मलबेरी हो गया, याद कर लेना। कुछ माइकोप्लाज्मा होते हैं जो इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर निमोनिया कराते हैं, कुछ एड्स के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। यहाँ पे बाइनरी फ्यूजन मोस्टली होता है, और यहाँ पे कुछ एलिमेंट्री सेल बॉडी देखे जाते हैं माइकोप्लाज्मा के अंदर, जो क्या कराते हैं? जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प कराते हैं, मतलब सेक्सुअल नहीं, बैक्टीरिया में सेक्सुअल एब्सेंट होता है लेकिन एलिमेंट्री बॉडी भी होते हैं जो रिप्रोडक्शन कराते हैं। अब देखो माइकोप्लाज्मा और फाइटोप्लाज्मा में हमने अंतर आपको बता ही दिया है लगभग, लेकिन फिर भी समझ लो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ये वाला, ये वाला पॉइंट। माइकोप्लाज्मा को आप क्या करा सकते हो? आइसोटोनिक मीडियम में ग्रो करा सकते हो, लेकिन इसको कल्चर नहीं करा सकते हो। ठीक है, हमने सारा लगभग बताया, चलो आगे चलते हैं। अब वायरॉइड है, देखो अभी हम वायरस जब देख रहे थे तो वायरस के बारे में हमने बात किया कि वायरस ऐसे एंटिटी हैं जहां पे वो न्यूक्लियोप्रोटीन के मिलके बने होते हैं, यानी कि कैप्सिड होता है, फिर वहां पे आरएनए होता है या तो डीएनए होता है। लेकिन अभी हम वायरॉइड देख रहे हैं तो वायरॉइड में देखो प्रोटीन कोड जो होता है टोटली अब्सेंट रहेगा, सिर्फ एक सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है जो कि इन्फेक्शियस एजेंट की तरह काम कराता है। अब कैसे कराता है वो हम देखते हैं। इसका खोज किसने किया था? टीओ डाइनर ने किया था 1971 में। अब देखो लीनियर नहीं, ये सर्कुलर होता है, सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होते हैं, लो मॉलिक्यूलर वेट होता है, मैनली कॉज इन्फेक्शन करते हैं प्लांट में। ठीक है,
और अभी तक देखो कोई भी ऐसा वायराइड नहीं देखा गया है जो एनिमल में मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म या एनिमल को इन्फेक्ट करता हो। ये स्मॉलेस्ट नॉन इन्फेक्शियस एजेंट है। ये कोई भी प्रोटीन के लिए कोड नहीं करते हैं, लेकिन ये प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी को प्लांट के अंदर डिस्टर्ब कर देते हैं। कैसे करते हैं वो हम बात करते हैं अभी। वही आरएनए इंटरफेरेंस कराएगा, अभी हम देखते हैं। डिस्कवर्ड किया गया था टीओ डाइनर के द्वारा 1971 में। किस डिजीज में? पोटैटो स्पिंडल डिजीज, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, यही है ना टोमेटो प्लांट में स्पिंडल डिजीज, माने पत्तियां एकदम खत्म हो जाती हैं, मुड़ जाती हैं। तो 1 लाख से 1,40,000 तक, 40,000 डालते तक इनका साइज हो सकता है। यहाँ पे प्रोटीन कोक नहीं होता है। स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए रहता है, जो कि ऐसे कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग हो जाता है, वहां पे आपस में ही बेस पेयर कर लेते हैं। 250 से 400 न्यूक्लियोटाइड के होते हैं, रॉड लाइक स्ट्रक्चर में दिखते हैं। तो इस स्लाइड में क्या क्या याद रखना है? वायराइड जो होते हैं सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए का मिलकर बना होता है, जहाँ पे कोई भी प्रोटीन नहीं होता है। ये प्रोटीन सिंथेसिस को डिसरप्ट कर देता है प्लांट में। कैसे करता है चलो वो देखते हैं। तो ये एक्चुअली में करता क्या है, देखो सिंपल चीज समझो। देखो, हमने बताया था आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में, कभी आप जानते होंगे। तो यूकैरियोटिक सेल जो होता है ना जी, यूकैरियोटिक में देखो यहाँ पे जो डीएनए होता है, डीएनए क्या बनाता है? ये एमआरएनए बनाता है। और ये एमआरएनए क्या बनाएगा यहाँ पे? ये एमआरएनए क्या कराएगा? ये प्रोटीन बनाएगा। लेकिन कभी कभी मान लो इसको बाहर से, ये वायराइड था, ये क्या था? ये वायराइड था। इसको सेल के अंदर आके इन्फेक्ट करता है ना, तब ये जो एमआरएनए बनता है ना, इसके साथ आके बाइंड कर देता है। ठीक है, ये जो एमआरएनए बना था, ये डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए हो जाता है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखो, आप भूलो मत। यूकैरियोटिक सेल के सिस्टम में, हमारे बॉडी के सिस्टम में ऐसा सिस्टम होता है कि कहीं भी अगर डबल स्टैंडर्ड आरएनए मिला, तो हमारे बॉडी के अंदर रिस्क नाम का एक कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, आर्गेनॉट 2 उसके अंदर होता है प्रोटीन, जो कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए को काट देता है। तो जैसे ही वायराइड आया, ये एमआरएनए बना था प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ये प्रोटीन सिंथेसिस कराता, कोई प्रोटीन बनवाता, इससे पहले इस एमआरएनए ने कहा आओ हमसे जुड़ जाओ, फिर इसको रिस्क ने कट कर दिया। ठीक है, देखो यहाँ से आया, नॉर्मली था यहाँ पे एमआईआरएनए बन रहा था, रिस्क आ रहा था अपना, यहाँ पे बन रहा था आपका प्रोटीन। लेकिन जब वायराइड आया था, ठीक है, वायराइड आया था तो वायराइड इससे जुड़ गया, फिर इसको कट कर दिया गया। ओके, समझो है ना? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वायराइड मल्टीप्लाई इनसाइड होस्ट सेल एंड काज डिजीज बाई आरएनए इंटरफेरेंस। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि आपसे कोई पूछे कि भैया ऐसा कौन सा पैथोजन है जो आरएनए इंटरफेरेंस, देखो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग होते हैं। जैसे कि हम बात करें हेपेटाइटिस के भी होते हैं, बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं, वायरस है जो कि आरएनए इंटरफेरेंस कराता है। लेकिन मोस्ट केस में आप देखोगे वायराइड सबसे अच्छा रहेगा। तो आरएनए आई ए मैकेनिज्म दैट डिग्रेडेड डबल स्टैंडर्ड आरएनए डीएसएनए को। तो यही चीज है, अब डिजीज करवा देगा, फिर आपका फंक्शनल प्रोटीन बन नहीं पाएगा, प्लांट बेचारा मर जाएगा। अब वायरल डिजीज के बारे में समझो कौन कौन है। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, नाम याद करना है। स्टंटिंग ऑफ ग्रोथ हो जाता है इसमें। क्रायोसिंथेनम स्टंट डिजीज होता है। सिट्रस इग्जियोकॉर्टिस होता है। और कडांग कडांग डिजीज होता है। और एएसबीवीडी यानी कि अवोकाडो सन ब्लोच डिजीज। तो आपको कौन कौन सा याद करना है? देखो, पोटैटो स्पिंडल डिजीज याद कर लो, और ये कडांग कडांग डिजीज याद कर लो। वायराइड क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड सर्कुलर आरएनए होता है। किसने खोजा था? टीओ डाइनर ने खोजा था। प्लांट में डिजीज कराता है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज और कडांग कडांग डिजीज। समझ गए? इतना याद कर लें। और आरएनए इंटरफेरेंस के थ्रू कराता है। प्रियॉन देखो, अभी हम वायरस में क्या था? न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन था। अभी वायराइड देखे, वायराइड में क्या था? बस न्यूक्लिक एसिड था। प्रियॉन में क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड नहीं होता है, सिर्फ क्या होता है आपका? प्रोटीन कोट होता है, प्रोटीन होता है। तो इन्फेक्शियस प्रोटीन विच काज डिजीज, तो ये इन्फेक्शियस प्रोटीन होते हैं जो कि डिजीज करवाते हैं। डिस्कवर्ड किया गया था प्रूसिनर के द्वारा स्कारपी डिजीज, जो कि दिमाग में ऐसे न्यूरॉन में कमी हो जाता है, ऐसे करके वहां पे इन्फेक्टेड प्रोटीन बन जाता है, मतलब एबनॉर्मल प्रोटीन बन जाता है, जिसकी वजह से होता है। स्कारपी डिजीज में 1982 में इन्होंने खोजा था, जिसके लिए 1997 में इनको नोबेल प्राइज दिया गया था। यहाँ पे एक्चुअली में होता क्या है ना, देखो आपके बॉडी के अंदर, हमारे बॉडी के अंदर अगर नॉर्मल प्रोटीन बन रहा है तो सारा काम नॉर्मल होता है, लेकिन कभी कभी मिसफोल्डेड प्रोटीन बन जाता है। ठीक है, अभी हम बात करेंगे जैसे कि नॉर्मल प्रोटीन कौन होता है? पीआरपीसी करके होता है जो प्रोटीन, वो नॉर्मल प्रोटीन होता है। यहाँ पे देखोगे तो, यहाँ पे देखो जो भी चीज है, जैसे पीआरपीसी है, यहाँ पे नॉर्मल प्रोटीन है ना, तो आपका सारा काम सही से होगा बॉडी का। लेकिन कभी कभी क्या होता है? पीआरपीएससी करके प्रोटीन बन जाता है, जो कि एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन होता है। तो ये जैसे ही बनता है, ये अपने जैसे दिखने वाले प्रोटीन को, उसको भी एबनॉर्मल फोल्डिंग कराता है।
जिसके वजह से क्या होता है, काम सही से हो नहीं पाता है, तो डिजीज हो जाता है, स्कार्पी डिजीज हो जाता है ये सब। तो नॉर्मली फोल्डेड वर्जर आर नॉन पैथोजेनिक काज, और ये प्रियॉन जो होते हैं ये कराते हैं अपने जैसे दिखने वाले को मिसफोल्ड। रिप्रोडक्शन कैसा होता है, जब प्रियॉन इंटर करता है हेल्दी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो ये इंड्यूस करता है अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए, और ये प्रियॉन फॉर्म डिजीज वाला बनता है। नॉर्मल फॉर्म को पीआरपीसी कहते हैं, ठीक है, और जो इन्फेक्टेड फॉर्म होता है इन्फेक्शियस उसे पीआरपीएसटी बोलते हैं। These newly formed prion can then go on the convert more protein themselves, मतलब ये जो इन्फेक्टेड पीआरपीएससी था ना, अपने जैसे प्रोटीन को और सारे को पीआरपीएससी बनाता है, ठीक है, पीआरपीएससी बनाएगा, फिर चेन रिएक्शन काज कर देगा और लार्ज अमाउंट ऑफ प्रियॉन बन जाएंगे। लार्ज अमाउंट ऑफ प्रियॉन बन जाएंगे तो जो हमें नॉर्मल रेगुलेशन फंक्शन के लिए प्रोटीन चाहिए वो मिलेगा नहीं, तो डिजीज हो जाएगा, ठीक है, लॉस फंक्शन हो जाएगा, फिर जिसकी वजह से डिजीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारा चीज है, वही हमने बता रहे थे, जैसे नॉर्मल देखो प्रोटीन बनता था तो यहाँ से नॉर्मल फंक्शन होता था, लेकिन यहाँ पे पीआरपीएससी मिसफोल्ड प्रोटीन बना तो एबनॉर्मल फंक्शन हो रहा था जिसकी वजह से डिजीज होता था, न्यूरोलॉजिकल डिजीज। देखो कुछ लिस्ट है डिजीज का, आपको हम बताते हैं क्या क्या याद करना है। आप याद कर लो CZT, क्रूटफेल्ट जैकब डिजीज, और याद कर लो आप कुरू डिजीज, दो डिजीज याद कर लो, और एक एक याद कर लो स्कारपी, और सारा है ध्यान में रखना, लेकिन ये तीन डिजीज अच्छे से याद कर लेना। CZT, कुरु और स्कारपी, ये किससे होता है, प्रियॉन से होता है। अब देखो विरियन है और विरोसॉइड है, कुछ टेक्निकल टर्म है आपको याद रहना चाहिए थोड़ा सा। विरियन क्या होता है, टीनी इन्फेक्शियस पार्टिकल होता है जिस जो कंटेन किया रहता है, या तो वहां पे जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए हो सकता है, प्रोटीन कोड को अंदर बने होते हैं। मतलब सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो नया नया जब एक वायरस बैक्टीरिया के अंदर अटैक कर रहा था तो नया नया जो वायरल पार्टिकल बना होता है ना बॉडी के अंदर जो रिलीज होता है नया नया, उसे हम विरियन बोलते हैं, समझ गए, नया नया बना हुआ वायरस विरियन। वायरसॉइड क्या होता है, वायरसॉइड जो रहता है ये वायरस से छोटा होता है, ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए को कंटेन किया रहता है जो कि सर्कुलर होता है। अब इसके पास इतना कैपेसिटी नहीं होता है कि ये जाके किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर इन्फेक्शन कॉज करवा सके, तो ये क्या होता है, हेल्पर वायरस के ऊपर डिपेंडेंट रहता है कि कोई वायरस आए उसके साथ ये जुड़ जाए और उसके साथ चले जाए, ठीक है, और डिजीज कॉज करवाए। यहाँ पे देखो चार्ट दिया गया है, विरियान में जेनेटिक मटेरियल कोई भी हो सकता है, वायरसॉइड में ओनली आरएनए होता है, प्रोटीन कोड विरियान में रहेगा, वायरसॉइड में प्रोटीन कोड नहीं रहता है, ठीक है। वायरसॉइड को आप वायरॉइड के साथ कंफ्यूज मत करना, वायरॉइड अपने सेल्फ से इन्फेक्शन कॉज करा सकता है, लेकिन वायरसॉइड दूसरे वायरस पे डिपेंडेंट रहता है, हेल्पर वायरस बोलते हैं। तो विरियन जो रहता है कहीं भी विरियन, तो आप भाई प्लांट सब कुछ, विरियन नॉर्मली वायरस है, बस नया वाला वो जो वायरस बना होता है उसे विरियन बोलते हैं। वायरसॉइड प्लांट पे कराता है, ठीक है। तो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरॉइड सिस्टर, तो वही चीज हम कह रहे हैं कि ये देखो वायरसॉइड में जो एग्जांपल लिखा हुआ है इसको मत याद करना, ये वायरॉइड के द्वारा होता है। देखो वायरॉइड और विरसॉइड दोनों एक तरह रहेंगे, बस वायरॉइड क्या रहेगा, उसके पास अपने से डिजीज कॉज करवाने की क्षमता होगी, लेकिन वायरसॉइड हेल्पर वायरस चाहिए उसको। अब देखो इंटरफेरान होते हैं कुछ, इंटरफेरान देखो इसका खोज आइजैक एंड लिंडमैन ने किया था। तो कभी कभी क्या होता है, आपको सिंपल समझो, हम्म, क्या होता है जी कि ये आपका सेल है, इसके ऊपर देखो वायरस आया, ठीक है, ये वायरस है, इसके आके ऊपर इन्फेक्ट किया, इधर और सारे सेल हैं, क्या है, और सारे सेल हैं, इसके ऊपर जैसे ही वायरस ने अटैक किया, ये वायरस क्या, ये सेल क्या करता है, कुछ केमिकल को इधर रिलीज करता है, क्या रिलीज करता है, केमिकल जो कि होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन नेचर के, यही इंटरफेरान है। फिर ये केमिकल इस यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, और यहाँ जाते हैं, कहते हैं ओ भाई सुनो सेल वालों, तुम ना क्या करो ना, अपने जो सारे ट्रांसपोर्ट ऐसे करके तुम में ओपन किए हो ताकि आयन का ट्रांसपोर्ट हो चुके, सारा पोर ओर है ना तुम्हारा, चैनल वैनल है ना, पंप वम्प है ना, उसको बंद कर दो, वायरस आया है इधर तुमको इन्फेक्ट करके मार डालेगा। तो यही होता है इंटरफेरान का काम, इंटरफेरान वायरल इन्फेक्शन को रोकने का काम करते हैं। कैसे रोकते हैं, ये पंप चैनल को बंद करवा के, ये पाथवे है, समझने की जरूरत नहीं है, मैं जो बताया बस उतना याद रखो। अब देखो कुछ एंटीबायोटिक के बारे में मैंने बताया हुआ है, एंटीबायोटिक यहाँ भी है तो याद कर लेना। अ, क्या है, जैसे एमिनोग्लाइकोसाइड नेचर के कौन है, स्ट्रिप्टोमाइसिन है, ठीक है, स्पेक्टिनोमाइसिन है और नियोमाइसिन है। तो इससे ये निकलता है, इससे ये निकलता है, याद कर लेना, स्ट्रेप्टोमाइसिन स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रेसियस से होता है और नियोमाइसिन फ्रेडी से होता है। तो एक्टिव किसके अंदर होते हैं, तो स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के लिए होते हैं,
ब्रॉड स्पेक्ट्रम और नैरो स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि जो बहुत सारे डिजीज में काम कर सके, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। नैरो मतलब कोई पार्टिकुलर के लिए रहे। टेट्रासाइक्लिन देखो रहेगा, ऑरोफैसियंस, इरिथ्रोमाइसिन इरिथ्रियस रहेगा, ये याद कर लेना। और क्लोरेमपेनिकाल याद कर लेना, ठीक है। क्लोरेमपेनिकाल जो है टाइफाइड फीवर में दिया जाता है। देखो अब इस तरीके से हमारा माइक्रोबायोलॉजी लगभग खत्म है, लेकिन एक टॉपिक मैं आपको और बता देता हूँ। क्या? लिख के बताता हूँ, देखता हूँ होता है कि नहीं। वैक्सीन। अब देखो वैक्सीन के बारे में क्या है, सबसे पहला वैक्सीन जो है एडवर्ड जेनर ने बनाया था। एडवर्ड जेनर ने बनाया था। कैसे बनाया था? किसके बारे में बनाया था? स्मॉल पॉक्स के लिए बनाया था। नोट कर लेना, स्मॉल पॉक्स के लिए बनाया था। किसका यूज करके बनाया था? वैक्सीनिया वायरस का। क्या था, जब उस समय बहुत लोगों को स्मॉल पॉक्स हो रहा था और बहुत लोग मर जा रहे थे, तो एडवर्ड जेनर ने देखा कि जो ग्वाला होता है, जो दूध दूहने वाला होता है गैया का, तो उस ग्वाले को क्या हो रहा है, स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है, ग्वाले को स्मॉल पॉक्स नहीं हो रहा है। तब उन्होंने देखा कि ग्वाला जब गाय का दूध दूहता है, हमेशा गाय के क्लोज कांटेक्ट में रहता है, तो गाय के बॉडी पे एक वैक्सीनिया वायरस पनपती है, जो कि ग्वाले को इन्फेक्ट कर दे रही। तो ग्वाले पे वो दूसरा जो वेरियोला वायरस है वो इन्फेक्ट नहीं करता है। तो उन्होंने क्या किया, वो गाय में से क्या लिए, क्या लिए, आपका जो वायरस था गाय के अंदर, उसको लिए। उन्होंने क्या किया, वायरस लोग को उसको प्योर फार्म कराया, और उनका एक बेटा था छोटा सा, 4-5 साल का रहा होगा, ठीक है। वैक्सीनिया वायरस जो था, वैक्सीनिया वायरस को लिए, 4-5 साल का छोटा बच्चा था, उसको इन्फेक्ट कराएं, अपने खुद को इन्फेक्ट कराएं, फिर लाएं वेरिओला वायरस, फिर वैक्सीनिया वायरस से इन्फेक्ट कराने के बाद वेरिओला से इन्फेक्ट कराएं, इन्फेक्शन नहीं हुआ। तो उन्होंने खोज लिया भैया कि अगर हम वैक्सीनिया वायरस से इन्फेक्शन करवा रहे हैं पहले से, तो वो दूसरों को पनपने नहीं देता। तो अब देखो यही चीज है, ये काम हुआ। अब वैक्सीन क्या होता है, वैक्सीन को समझो। क्या होता है? फोटो होता है। क्या होता है? फोटो। फोटो मतलब इमेज। इमेज होता है पैथोजन का। पैथोजन का इमेज होता है। अब कैसे समझोगे इमेज होता है? जैसे देखो, वैक्सीन बोलते हैं एंटी न्यूटेड, एंटी न्यूटेड, इसमें पैथोजन होते हैं। हिट किल्ड या इंटुनेटेड पैथोजन होते हैं, जो कि नॉन पैथोजेनिक, उनका सारा डिजीज कॉजिंग एक्टिविटी खत्म किया। जैसे कोरोना वायरस का वैक्सीन है ना, तो उसमें कोरोना का वायरस ही है, उसका कोई क्या हो रहा है, स्पाइक प्रोटीन से बन रहा है, कोई इसका न्यूक्लिक मटेरियल से बन रहा है। तो अब क्या होता है, जैसे देखो ई क्या हो, ये देखो आप हो, ठीक है। आपको देखो बना रहा हूँ, बुरा मत मानना, मेरा डायग्राम अच्छा से नहीं बनता। तो ये क्या हो, आप हो मान लो, ठीक है, ऐसे खड़े हो। अब क्या है कि आपने क्या लिया, मान लो चिकन पॉक्स या स्मॉल पॉक्स, कोई भी ऐसा वायरल डिजीज है जिसका आपने वैक्सीन, ये मान लो कोई वायरस है जो एक पर्टिकुलर डिजीज कराता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे थे आपके गुरुजी, गुरुजी तो एकदम क्या ही बताएं। अब देखो ऐसे थोड़ा सा अच्छा बनाता हूँ ना, क्यूट सा, ठीक, ये मैं हूँ। अब मैंने क्या लिया, मैं देखो पढ़ लिख के बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, तो मैंने इसको लिया, इसको किया एंटी न्यूटेड, इसको क्या कर दिया, एंटी न्यूटेड कर दिया, मतलब इसके डिजीज डिजीज कॉजिंग एजेंट, मतलब कैपेबिलिटी को कम कर दिया। फिर इसको सुई में भरा, इंजेक्शन में भरा, और आपके बॉडी में मैंने लगा दिया, ठीक है। अब आपके बॉडी में एक चला गया ये पार्टिकुलर वायरस। तो इधर से बहुत सारे क्या हुए, जो डिजीज कॉजिंग वाले वायरस थे बहुत सारे बढ़ गए। अभी आपके बॉडी में जैसे ये जैसे ही छोटा वाला गया यहाँ पे, तो आपके बॉडी के सारे इम्यून सिस्टम पहचान लिए, कहे अरे यार देखो ये तो टिंगू जैसा है, इसके पास तो कैपेबिलिटी है ना, डिजीज कॉज करावे ना। तो ऐसे करके इसके प्रति एंटीबॉडी आपके बॉडी में पहले ही बन गया। जब एकदम असली वाले पैथोजन आए, तो आपके बॉडी ने कहा आओ आओ तुम्हारा स्वागत है, हमने पहले ही गोली वोली भर रखा है, बुलेट बम लगा रखा है, एंटीबॉडीज बना रखा है, आओ तुमको हम लेते हैं अभी, अभी कोने में चलो। तो इसको ले आता है, इन्फेक्ट करता है, इसको पहले इन्फेक्शन नहीं काज कराने देते। तो वैक्सीन का यही काम है भैया। छोटे बच्चे होते हैं उनको वैक्सीन लगाया जाता है, पोलियो पिलाया जाता है, हर चीज कि उनके बॉडी में इम्यूनिटी बने रहे। समझ गए ना? देखो हर चीज है, हम चाहें तो कहानी हर चीज बता सके, कहानियों से ज्यादा समझ में आता है कि नहीं। तो इस तरीके से देखो हमारा लेक्चर तो कंप्लीट हो गया है। अब आगे हम दूसरा लेक्चर देखेंगे किसी पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर। अभी हमारा काफी चीजें बचा हुआ है, और बढ़िया से पढ़ो, क्वेश्चन वोश्चन लगाओ। देखो अब क्वेश्चन लगाओ, कुछ क्वेश्चन नहीं बनते तो ग्रुप में शेयर करो, डिस्कस करो, यू ऑल आर द स्टूडेंट। क्वेश्चन लगाओगे, क्वेश्चन डिस्कस करोगे, तो चीजें सही से रहेगी। अब हमारे भरोसे मत बैठो कि गुरुजी पढ़ाएंगे, गुरुजी डीपीपी देंगे। गुरुजी डीपीपी में देखो
एक मतलब पार्टिकुलर चीज ही दे सकते हैं। ठीक है, ये नहीं कि सारा चीज दे सकते हैं। तो आप सब क्वेश्चन लगाओ, और क्वेश्चन नहीं बनता है तो ग्रुप में शेयर करो। हम्म। चलो मैं मिलूं कल आपसे नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।